एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल पर आपको मिस फिजिक्स एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड सारी जानकारी उपलब्ध कराई जाती है और भी ग्रेजुएशन फिजिक्स से रिलेटेड काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमें डिस्कस किए जाते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सारी वीडियो के लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें। और यदि आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो आप उन्हें प्राइवेट बटन के द्वारा जाके देख सकते हैं। आज इस वीडियो में अपन टाइम डायलेशन को समझने जा रहे हैं, जो कि मैकेनिक्स का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले अपन समझते हैं कि टाइम डायलेशन टर्म होती क्या है। तो टाइम डायलेशन का मतलब होता है कि समय का धीमा हो जाना या फिर टाइम का थोड़ा लंबा हो जाना, समय का धीमा हो जाना। ठीक है, इसको अपन समझते हैं कि टाइम डायलेशन की टर्म आई कहाँ से। तो जैसा कि आपको याद होगा, आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी, जिसके अनुसार उन्होंने दो पोस्टुलेट दिए थे। जो पहला पोस्टुलेट था उसका मतलब ये था कि सभी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो फिजिक्स के लॉज हैं वो सेम रहेंगे। और दूसरा उन्होंने जो बताया था कि सभी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है वो सेम रहती है। किसी एक इनर्शियल फ्रेम में वेलोसिटी ऑफ लाइट यदि सी है तो सभी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या रहेगी, सी रहेगी। उसके बाद हमने लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन देखा, जिससे अपन ने ट्रांसफॉर्मेशन कोऑर्डिनेट्स देखे कि एक इनर्शियल फ्रेम से रेफरेंस से दूसरे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जाने पर टाइम और पोजीशन में कैसे चेंजेस आते हैं। तो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में जो टाइम वाली इक्वेशन थी उसे हमें पता लगता है कि इसके जो परिणाम निकले, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के जो रिजल्ट्स निकले, उसमें टाइम डायलेशन भी एक रिजल्ट के रूप में था। पिछली वीडियो में अपन ने एक रिजल्ट देख लिया है, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक से देख सकते हैं। आज अपन टाइम डायलेशन को भी समझ रहे हैं, जो कि लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन का ही एक और रिजल्ट के रूप में है। ठीक है, तो आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में क्या बताती है कि यदि ऑब्जेक्ट्स वेलोसिटी ऑफ लाइट से मूव कर रहे हों तो जो टाइम है वो भी कैसा होता है, रिलेटिव होता है। अब ये क्या बात हुई कि टाइम रिलेटिव कैसे होता है। तो जिस प्रकार हम मोशन की बात करते हैं कि यदि किसी वस्तु मोशन कर रही है तो उसकी मोशन भी रिलेटिव होती है। यदि आप मान लो आप प्लेटफॉर्म पे खड़े हो, ट्रेन जा रही है, तो आपके रेस्पेक्ट में ट्रेन अभी मूविंग है, ठीक है ना। पर यदि आप ट्रेन के अंदर बैठे हो और ट्रेन के अंदर बैठे हुए किसी पैसेंजर को आप देखते हो तो वो आपके लिए रेस्ट में है, ठीक है ना। तो हम कहाँ से ऑब्जर्व करते हैं उस पर डिपेंड करती है कि मोशन कैसी होगी, मूविंग होगा या फिर रेस्ट में होगा। तो या फिर सिर्फ रिलेशन में ही अपन इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में। तो जिस प्रकार मोशन रिलेटिव नहीं होती, उसी प्रकार हम टाइम को भी एब्सोल्यूट नहीं मान सकते। टाइम भी कैसा होता है, रिलेटिव होता है। टाइम को भी हमें रिलेटिव मानना पड़ेगा। और यदि हम टाइम को रिलेटिव मानते हैं तो हमें टाइम डायलेशन देखने को मिलता है। यदि कोई ऑब्जेक्ट वेलोसिटी ऑफ लाइट के नियर वेलोसिटी से मूव कर रहा हो तो जो टाइम है, जो हमें क्लॉक होगी, वो हमें थोड़ी स्लो होती हुई दिखाई देगी। जो टाइम हमें थोड़ा लंबा प्रतीत होता हुआ दिखाई देगा। इसी घटना को अपन टाइम डायलेशन के नाम से जानते हैं, जो कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी या फिर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के एक रिजल्ट के रूप में देखे जाते हैं। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपको टाइम डायलेशन पूरा समझ में आ जाएगा। डेरिवेशन भी अपन इसी वीडियो में करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखते हैं इसकी थ्योरी। Time dilation means lengthening of time interval. It is also one of the most striking consequences of Lorentz transformation and leads us to conclude that there is nothing absolute time which will be same for all observer. कि टाइम डिलेशन का मीन क्या होता है, टाइम का लंबा हो जाना, उसकी लेंथनिंग हो जाना, उसका बढ़ जाना। ठीक है, ये भी क्या हमारे लिए लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन का एक रिजल्ट के रूप में है। ठीक है, ये हमें बताता है कि जो टाइम है वो भी कैसा होता है, रिलेटिव होता है, एब्सोल्यूट नहीं होता। टाइम को भी हम रिलेटिव बोल सकते हैं। ठीक है, अब यदि अपन को इसका डेरिवेशन करना है तो अपन को इसमें कुछ चीज़ें एज्यूम करनी पड़ेगी। तो अपन मानते हैं लेट टी नॉट बी द टाइम इंटरवल बिटवीन द टू इवेंट्स हैपनिंग एट अ फिक्स पोजीशन इन दी फ्रेम एफ एस। यदि हम कोई फ्रेम ले लें एस, जिसके अंदर दो इवेंट हो रहे हैं, उन दोनों के बीच में जो टाइम इंटरवल है वो अपन यहाँ पे टो नॉट मान लिया है। दिस फ्रेम एस प्राइम इन विच बोथ इवेंट्स आर को लोकल एस प्राइम लेंगे, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे फ्रेम अपन एस प्राइम लेंगे जिसके अंदर टाइम इंटरवल क्या है, टो नोट है। दिस फ्रेम एस प्राइम इन विच बोथ इवेंट्स आर को लोकल विल बी कॉल्ड प्रॉपर फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये जो अपन ने फ्रेम लिया है एस प्राइम, इसको अपन प्रॉपर फ्रेम बोलेंगे, जिसके अंदर इवेंट्स क्या हो रहे हैं, एक ही टाइम पर हो रहे हैं, एक ही जगह पर हो रहे हैं। ठीक है, यदि इनको अपन ऑब्जर्व करें किसी और फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में, इन विच जिसमें जो क्लॉक है और या फिर जो पोजिशन है पार्टिकल की वो मूव हो रहे हो एक्स डायरेक्शन में वी वेलोसिटी से। अभी तो अपन ने एक रेस्ट फ्रेम लिया था एस फ्रेम पर, लेकिन यदि अपन इसको किसी मूविंग फ्रेम से ऑब्जर्व करें जिसके अंदर जो पार्टिकल या फिर क्लॉक है वो वी वेलोसिटी से मूव कर रही है, ठीक है ना, या फिर वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है जिसके अंदर वो क्लॉक लगी हुई है, तो उस मूविंग फ्रेम के रेस्पेक्ट में यदि अपन इस रेस्ट फ्रेम को ऑब्जर्व करें तो क्या होगा, तो टाइम इंटरवल डिफरेंट आएंगे और वहाँ पर अपन को टाइम को मेजर करना पड़ेगा। ठीक है, फॉर द एस प्राइम फ्रेम टू बी द प्रॉपर फ्रेम, और जो एस प्राइम फ्रेम है उसके लिए प्रॉपर फ्रेम होने के लिए क्या जरूरी है। अब यदि अपन एक मूविंग फ्रेम ले लिया तो एस प्राइम से यदि एस प्राइम को अपन को ऑब्जर्व करना है तो एस प्राइम को भी अपन को क्या मानना पड़ेगा, मूविंग मानना पड़ेगा। उसकी वेलोसिटी भी अपन को क्या लेनी पड़ेगी, वी लेनी पड़ेगी, और वो भी एक्स डायरेक्शन में ही मूव करना
पड़ेगा, तब जाकर ये अपन कैसे कह सकते हैं कि जो उसकी पोजीशन है वो फिक्स रहेगी, ऑब्जर्व करते टाइम उनकी पोजीशन फिक्स रहेगी। और यदि अपन ऐसा नहीं माने कि अपन एस प्राइम को तो फिक्स्ड मान लें और एस को मूविंग मान लेंगे तो टाइम इंटरवल में काफ़ी ज़्यादा गैप आ जाएगा। तो अपन को दोनों की पोजीशन फिक्स रखने के लिए एस प्राइम को भी मूविंग मानना पड़ेगा। सपोज टू इवेंट्स ऑक्यूर इन एट इंस्टेंट T1 प्राइम एंड T2 प्राइम एट द फिक्स पोजीशन X1 प्राइम एज ऑब्जर्व इन द फ्रेम एस प्राइम दिस प्रॉपर इंटरवल टाइम। तो अपन ने जो एस प्राइम माना है उसके अंदर जो टाइम इंटरवल अपन ने लिया है टी नोट, वो मान लेते हैं कि अपन T2 प्राइम माइनस T1 प्राइम है। T2 T1 यहाँ पे दो टाइम्स है जिनके बीच में टाइम इंटरवल टी नोट है, टो नोट है, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं, दीज इवेंट्स विल अपीयर एट इंस्टेंट T1 एंड T2 in the frame S moving with x direction with a velocity v relative to the frame S prime such that by Lorentz transformation। तो अपन ने जो मूविंग फ्रेम लिया है S, उसके अंदर जो ये इवेंट हो रहा है वो डिफरेंट टाइम ऑफ इंटरवल में होगा, ऑब्वियसली बात है T1 एंड T2 पर होगा। तो जो T1 एंड T2 की वैल्यू है वो हमें लोरेंस ट्रांसफॉर्मेशन से देखने को मिलती है। लोरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन यदि आपने नहीं पढ़ रखी तो आपको उस वीडियो को जाकर देखना होगा, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पर आपको टाइम की इक्वेशन देखने को मिलेगी। तो टाइम की इक्वेशन जैसा कि आपको याद होगी, T इज इक्वल टू गामा T प्लस Vx/c² होती है। यहाँ पे अपन T1 T2 की वैल्यू रख देंगे, T1 प्राइम T2 प्राइम, और अपन को T1 T2 की वैल्यू मिल जाएगी। तो T1 मिलेगा अपन को गामा T1 प्राइम प्लस Vx1 प्राइम बाय c² और गामा T2 प्लस Vx2 प्राइम बाय c², ठीक है। जहाँ पे गामा की वैल्यू आपको याद है √1 माइनस v² ओवर c² होती है, इसको अपन √1 माइनस 1 बीटा भी लिख सकते हैं। सिंस द क्लॉक इज द सेम पोजीशन इन दी फ्रेम एस प्राइम। अब एस प्राइम में अपन ने कोलोकल माना था, जो पोजीशन है क्लॉक की वो सेम है उसमें, तो अपन X1 प्राइम और X2 प्राइम को X प्राइम यहाँ पे लिख सकते हैं। और जैसे आप इसको करेंगे और इन दोनों को आप माइनस करेंगे T1 T2 का डिफरेंस निकालने के लिए, तो X प्राइम वाले टर्म यहाँ पे आपकी कट जाएगी और जो अपना टाइम इंटरवल निकलेगा एस फ्रेम में अपना जो टाइम इंटरवल निकल कर आएगा वो टो निकल कर आएगा T2 माइनस T1, और उसकी वैल्यू आएगी अपने पास गामा T2 प्राइम माइनस T1 प्राइम। आप ऊपर की दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो एक्स वाली टर्म कट जाएगी, सिर्फ T2 प्राइम T1 वाली प्राइम वाली टर्म बचेगी। तो T2 प्राइम माइनस T1 प्राइम की वैल्यू अपने पास टो नोट है, प्रॉपर टाइम, ठीक है। तो जो अपना टाइम निकल कर आया एस फ्रेम में वो प्रॉपर टाइम डिवाइडेड बाय 1 माइनस v² ओवर c² आया, ठीक है ना। तो अपन यहाँ से क्या कह सकते हैं कि जो अपना टो है, टो की वैल्यू क्या होगी यहाँ से गामा T नोट हो गई, ठीक है ना। मतलब अपना जो टाइम है वो क्या हो गया, गामा फैक्टर से बढ़ गया, ठीक है ना। गामा फैक्टर की वैल्यू हमेशा याद है आपको 1 से ज़्यादा होगी, तो जो अपना टाइम है वो क्या हो गया, बढ़ गया है, टाइम इंटरवल अपना बढ़ गया है। इसी को अपन क्या बोलते हैं, टाइम डायलेशन के रूप में जानते हैं। तो अपन ने टो नोट लिया था, अपन ने प्रॉपर टाइम लिया था। यदि अपन इसको मूविंग फ्रेम एस से ऑब्जर्व किया तो ये टाइम कैसा हो गया, थोड़ा सा बढ़ गया, ठीक है ना। टाइम में डायलेशन अपन को देखने को यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। तो एस √1 माइनस v² ओवर c² इज ऑलवेज लेस देन फ्रॉम 1, टो विल ऑलवेज भी ग्रेटर देन टो नोट। तो ये 1 माइनस v² ओवर c² की वैल्यू हमेशा क्या होगी, 1 से कम आएगी, क्योंकि 1 माइनस है, ठीक है ना। तो हमारा जो टो की वैल्यू है वो क्या होगी, हमेशा टो नोट से ज़्यादा होगी। दस इफ द टाइम इंटरवल बिटवीन द 2 बीट्स ऑफ द क्लॉक इन द प्रॉपर फ्रेम एस इज 1 सेकेंड। यदि अपन एस प्राइम फ्रेम ले रहे हैं, उसके अंदर यदि कोई क्लॉक की बीट्स हो रही है या फिर टिक का जो साउंड आ रहा है उसमें यदि मान लो 1 सेकेंड का टाइम लग रहा है, तो यदि अपन इसको किसी दूसरे फ्रेम से ऑब्जर्व करेंगे, एस फ्रेम से ऑब्जर्व करेंगे, तो ये 1 सेकेंड से अपन को थोड़ा डिले होता हुआ दिखाई देगा, 1 सेकेंड से थोड़ा इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। इसी को अपन टाइम डायलेशन के रूप से जानते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आया होगा कि टाइम डायलेशन होता क्या है। यदि वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में अपन टाइम डायलेशन का साइंटिफिक प्रूफ भी देखने वाले हैं, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ भी देखने वाले हैं। तो वीडियो को देखने के लिए आप चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।